हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन चल रहा है और हम आपको फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप फाउंडेशनल कोर्स ही ले, जिसमें लगभग 12 महीने का आपका क्लासेस होगा और इसमें सारी चीज़ें हॉलिस्टिकली इंटीग्रेटेड वे में फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू कवर कराया जाएगा। और इसमें आपका जो भी सिलेबस, क्योंकि एपीएससी और यूपीएससी का सिलेबस अभी बहुत हद तक सिमिलर ही है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 यूपीएससी एपीएससी का सेम है, ऐसे है। बाकी यूपीएससी में आपका ऑप्शनल पेपर है जो प्रिपेयर करना होता है और 2 लैंग्वेज पेपर है, और बाकी एपीएससी में एक जीएस पेपर 5 है जो असम स्पेसिफिक है। ओके, और इसी के साथ आपको मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप। तो 1-to-1 मेंटरशिप में हम क्या करेंगे, आपका जितना भी डाउट है आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पूछ सकते हैं एनी टाइम। जब भी आपको डाउट आए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जिसमें आपका हम एनसीईआरटी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहती है, उनमें जो भी कंसेप्ट है उन सभी कंसेप्ट को हम एक किताब में समेट देंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाएगा, प्लस जो भी नोट मेकिंग है वो किया जाएगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में ही क्लासेस अवेलेबल है। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक्जिया एकेडमी करके आपका गूगल प्ले स्टोर में ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का जो न्यूज़ का पीडीएफ होगा वो हम एक्जिया एकेडमी का जो ऐप है जो अवेलेबल रहेगा प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें हम आज का न्यूज़ एनालिसिस का पीडीएफ अपलोड कर देंगे। और जो ऑफलाइन कोर्स लेंगे, जो भी एनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी होगा। और फर्दर आपके एडमिशन डिटेल्स के लिए और आपकी क्वेरी के लिए आप एडमिशन डेस्क में कॉल कर सकते हैं 6002417488 पे। तो चलिए देखते हैं जो भी आर्टिकल है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ समरी बताऊंगा और ये कैसे रेलेवेंट है, आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना है, कौन सी चीज़ें आपको पढ़ते हुए ध्यान रखनी है। तो इसमें स्पेशली आपके पॉलिसी अनसर्टेनिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो एनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उसमें एक फैक्टर होता है अनसर्टेनिटी, कि आप अभी समझ लीजिए गवर्नमेंट डिफरेंट आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ओके, या फिर सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए या फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट शॉर्ट ऑफ पॉलिसी लेती है। इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, फॉरेन आपके ट्रेड के लिए फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेती है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बनाती है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपके इसमें अनसर्टेनिटीज रहती ही हैं कि हमने जो आपका आउटकम पाना चाहा है तो वो हम क्या करते हैं, कभी अचीव नहीं भी करते हैं और कभी जितना आउटकम चाहते हैं उससे ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। तो ये पॉलिसी में जो अनसर्टेनिटीज होता है वो तो रहती ही है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम जो भी पॉलिसी बनाते हैं उसमें आपका ऐसा ये पॉलिसी आपके जिस भी सेक्टर के लिए बना रहे हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पॉलिसी बना रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या करना है, आपका इसको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना है। और यूं कहे कि आपके एक पॉलिसी में डिफरेंट स्टेक होल्डर रहते हैं, तो सभी स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हर स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट अगर प्रोटेक्ट हो गया तो उससे क्या होता है, जो पॉलिसी का अनसर्टेनिटी होता है वो बहुत दूर कम हो जाता है, और उससे जो हमें आउटकम प्राप्त करना होता है वो हम प्राप्त कर पाते हैं। तो इसी के बारे में ये सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो अभी पॉलिसी मेकिंग अगर कहा जाए तो कौन कौन से एस्पेक्ट में पॉलिसी मेकिंग होता है। गवर्नेंस में आप देख सकते हैं कि गवर्नेंस को आपका डेवलप करने के लिए जैसे मिशन कर्मयोगी लिया गया। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत है, फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, फिर आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये सभी क्या है, पॉलिसी ही है। ओके, तो पॉलिसी फॉर्मेशन में क्या होता है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ध्यान में रख के फॉर्म किया जाता है। और पॉलिसी फॉर्म करने का मेन उद्देश्य क्या है कि उससे हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा।
और चीज़ों में सुधार आएंगी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लिया जाता है? ताकि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़े। इकोनॉमिक ग्रोथ से बढ़ने से क्या होगा? देश में जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा, गवर्नमेंट को भी अच्छा टैक्स मिलेगा, उससे सोशल वेलफेयर स्कीम ली जा सकेंगी। ओके, तो वैसे उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसी बनाई जाती है। बस ये इंश्योर करना है कि हर स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन इंश्योर हो और हर स्टेक होल्डर का आपका जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो। ओके, फिर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड। ओके, तो ये सभी चीज़ों में आप देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट या फिर वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसी लेती है। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसी के साथ आपका जैसे पास्ट में कौन सी पॉलिसीज़ ली गई हैं। ओके, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी लेती थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हमने खुद पॉलिसी लिया, जैसे आपका 5 ईयर प्लानिंग मेथड लिया सोशलिस्टिक मॉडल को डेवलप करने के लिए। फिर उसके जगह में हमने 1991 को सोशलिस्टिक मॉडल को थोड़ा डाइल्यूट करते हुए एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। और आज के समय में क्या है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इन चीज़ों के लिए भी क्या कर रही है आपकी गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसी सच एज नीति आयोग क्या कर रही है? पॉलिसी इसमें बना रही है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग का अनसर्टेनिटीज़ क्या रहता है, पॉलिसी मेकिंग से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और कैसे बेटर पॉलिसी मेकिंग से हम जो हमारा ग्रोथ का ऑब्जेक्ट है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी जैसे अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम है, ओके, तो उसको कैसे टेकल किया जा सकता है? बाय फ्रेमिंग गुड पॉलिसीज। फिर आपका जो पोल्यूशन है उसको कैसे टेकल किया जा सकता है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओके, नॉइज पोल्यूशन, बाय मेकिंग गुड पॉलिसीज। ओके, फिर हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आज के समय पे है कि लगभग 65% जो हमारी आबादी है वो यंग पॉपुलेशन है। तो उनको काम में लगाने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसी ले रही है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये सभी चीज़ें क्या है? पॉलिसी है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। तो पॉलिसी रिलेटेड ये क्वेश्चन है इसमें। और इसमें आपका एक आपका मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है, जिसका आप आंसर इसमें देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट पॉलिसीज़ ली गई है। जैसे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन सोसाइटी। तो पोवर्टी रिडक्शन हुआ, 45% पोवर्टी था 1993-94 में, तो वो 21% तक घट गया बाय 2011-12। तो जो भी पॉलिसी ली गई है उससे आप इम्पैक्ट देख सकते हैं, ये इसका आउटकम है। ओके, और फिर आपका जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिया गया उससे क्या हुआ? मिडिल क्लास का राइज हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, माइग्रेशन हुआ। ओके, अभी माइग्रेशन में भी क्या है? माइग्रेशन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन आपका एक्सेसिव माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, ये क्या करता है? क्राइसिस को जन्म देता है। ओके, जैसे स्लम एरिया का डेवलपमेंट होना, लोगों को आपका सहूलियत नहीं मिलना, ओवर क्राउडिंग होना। तो इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए भी फिर क्या है? गवर्नमेंट फिर से पॉलिसी लेती है, जैसे रूरबन मिशन कि आपके रूरल एरिया में जो अर्बन फैसिलिटीज़ है, एटलीस्ट एजुकेशन हो, आपका फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, आपका मोबाइल नेटवर्क हो, आपका फिर फॉर एग्जांपल मार्केट डेवलपमेंट हो, रोड वेज डेवलपमेंट हो। तो ये पॉलिसीज़ ले रही है ताकि रूरल लोग क्या ना करें? अर्बन एरिया में ज़्यादा माइग्रेट ना करें, रूरल एरिया में भी वो अपॉर्चुनिटीज़ देख पाएँ, जो सहूलियत, मिनिमम सहूलियत है वो गाँव में भी हो। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर एजुकेशन के फील्ड में सर्व शिक्षा अभियान, ये भी क्या है? एक पॉलिसी है। एनईपी क्या है? ये भी एक पॉलिसी है। ओके, तो ये पॉलिसी क्यों ली जा रही है? जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करने के लिए। ओके, तो इसी के साथ आपका आज ये चीज़ इंक्लूड किया है ताकि आपको एक विजन दिया जा सके कि हमें शॉर्ट टर्म में कैसे पॉलिसीज़ लेनी होंगी। तो आप ये चीज़ें मेंस में सुझाव के तौर पे रख सकते हैं। मीडियम टर्म में हम क्या पॉलिसी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हम कैसी पॉलिसीज़ रख सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म में इंडिया को ट्रांजिशन करवाना होगा टू अ नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी। जैसे आज यूएसए नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी है, आपका साउथ कोरिया नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी है, उनके इतनी ज़्यादा नॉलेज है, इतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं? हाई टेक चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और वो डिफरेंट देशों में बेच के उनका खुद का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो ऐसे हमें ट्रांजिशन लेना होगा। ओके, तो यही सभी चीज़ें इसमें दी गई है।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गोयल टू मीट यूएसटीआर अहेड ऑफ टैरिफ रोल आउट। तो अभी क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बात चल रहा है। अभी डोनाल्ड साहब ने ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि शॉर्ट ऑफ थ्रेट ही है कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है यूएसए का जो भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया में उसमें। तो यूएसए भी अभी क्या करेगा, उसमें रेसिप्रोकेट करेगा, क्योंकि हम लगभग सभी चीज़ों में जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में यूएसए से जो भी आती है, जैसे आपके पॉटरी प्रोडक्ट में हम लगभग 100% टैक्स लगाते हैं। ओके, लेकिन हमारा सामान जो जाता है यूएसए में उसमें 3%, 2% ऐसा टैक्स होता है। तो अभी ट्रम्प साहब जैसे बहुत ट्रांजैक्शनल है, तो शायद वो आने वाले समय में इंडिया के ऊपर भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, मतलब बराबरी का टैक्स लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएसए के साथ, उसमें दिक्कतें आएंगी। और उन्होंने अगर टैक्स ज़्यादा कर दिया तो इससे हमारा एग्रीकल्चर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग, हमारा आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और इससे क्या होगा, हमारे देश में आपका इकोनॉमिक क्राइसिस का जन्म होगा। ओके, तो ये सभी चीज़ों को टैकल करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है वो हाल ही में यूएस दौरे में है। तो वो इन चीज़ों में क्या करेंगे, एक आपका टॉक्स होगा, नेगोशिएशन होगा, और देखा जाना होगा कि फ्यूचर में क्या होता है। ओके, तो उसी के रिलेटेड ये टॉपिक बात करता है। तो ये भी आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। तो अभी हम अगर इसमें देखें तो अभी यूएसए के साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो कैसा है। तो अभी आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंस के समय से अब तक देखना है। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया था, हमारा जो आपका सोशलिस्टिक पॉलिसी था, उसके वजह से हमारा यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, और हमारा टिल्ट था टुवर्ड्स यूएसएसआर। यूएसएसआर सोशलिस्ट था, तो हम यूएसएसआर से बहुत सारी इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, डिफेंस, इन सभी चीज़ों में डील करते थे। तो यूएसए के साथ हमारा खास रिलेशन नहीं रहा है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। ओके, और 1991 के बाद जब हमने आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद क्या हुआ, यूएस के साथ हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो उस एस्पेक्ट में हमारा रिलेशन अच्छा होने लगा। और अभी 1991 से अब तक का रिलेशन आपको ट्रैक करना है, ताकि आप चीज़ें क्या है बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छी तरह से टेकल कर पाएंगे। इसीलिए क्या है, हमारा जो भी प्रिपरेशन है, आप देख सकते हैं कि आपको सीधा इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं जो अभी का ये मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे को समझने के लिए आपको पास्ट तो समझना होगा थोड़ा बहुत। तो इसलिए थोड़ा बहुत पास्ट इसमें इन चीज़ों में आपको दिखाया गया है। पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की गई है इस पीडीएफ में। और इसको इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है हमारे एक्जिया आईएएस एकेडमी टीम ने कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देख के। ठीक है ना, तो इसीलिए आप इसमें रिलाई कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल है जो भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ आज ये भी चीज़ें आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी जोड़ा गया है, ताकि आप मेंस में क्या करें, अच्छा वे फॉरवर्ड लिख पाए। ओके, तो शॉर्ट टर्म में हम 5 साल के अंदर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स में फिर क्या पॉलिसी ले सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें हमें एक विजन हमारे मन में होना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बन के क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पॉलिसी सजेशन देंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आप वर्क करेंगे सेक्रेटेरिएट लेवल पे। तब क्या होगा, आपको इन चीज़ों का विजन अभी से रहना होगा, वो विजन अभी डेवलप करना होगा। इसीलिए ये चीज़ें दी गई है। और ध्यान रखिएगा, अभी एपीएससी हो, आपका अदर स्टेट पीसीएस हो, या फिर यूपीएससी हो, वो सभी क्या कर रही है, विजनरी ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए क्वेश्चंस के जो लेवल है आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्टैंडर्ड है। ओके, टफ है नहीं कहूँगा, टफ एक अलग चीज़ हो जाता है। ओके, तो टफ क्यों है, ये स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए है। ओके, आपका क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपका जो अभी का ट्रेंड है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और बाकी आप अगर एकदम स्क्रैच से, बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई किसी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। ओके, तो ऑल इंडिया आप कहीं से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। ओके, और जो ऐप के बारे में कहा, एक्जिया एकेडमी ऐप, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक्जिया आईएएस एकेडमी बोल के नहीं है ऐप,
जो ऐप है प्ले स्टोर में, वो है एक्जिया एकेडमी करके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका रीनेम करके एक्जिया IAS एकेडमी कर सके जल्द ही जल्द। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्लू घोस्ट। अभी रिसेंटली क्या किया है, एक पेलोड आपका ये जस्ट अ मिनट, इसमें ये फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट प्रोब भेजा है, एक पेलोड भेजा है आपके मून में। तो ये जो मिशन है ये आपके नासा का, अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा का, जो एक प्रोग्राम है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम, उसके तहत भेजा गया है। तो अभी इसमें क्या है, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो फायरफ्लाई एरोस्पेस है, ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे PPP मॉडल में स्पेस एक्सप्लोर किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। तो अभी नासा क्या है, एक पब्लिक एजेंसी है, USA की गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी। तो ये गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी क्या कर रही है, आपका स्कीम ले रही है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज। और इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जा रहा है, जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज है उनको एनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट एक्सपर्टीज़ है उसको भी हासिल किया जा सके, जो प्राइवेट फाइनेंस है उसको भी आपका इंटीग्रेट किया जा सके विथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो अभी इसमें ये जो मिशन है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और इसके साथ आपका क्या पूछा जाएगा कि आपका आज के समय पे इंडिया कैसे आपका स्पेस पॉलिसी ले रहा है ताकि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर कर सके। तो इसी के रिगार्डिंग क्या है, इसमें एक क्वेश्चन भी आपका मेंशन किया गया है। ओके, तो इसमें आपका इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 लिया गया है, जिसमें आपका एनकरेज किया जा रहा है PPP मॉडल को इन स्पेस मिशन। तो आप PPP मॉडल को इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पढ़ते ही है, कैसे हाईवे आपका डेवलप किया जा रहा है अंडर PPP मॉडल। तो अभी स्पेस में भी क्या है, PPP मॉडल को लिया जा रहा है। ओके, तो जो ब्लू घोस्ट है, तो वो एक क्या है, प्राइवेट वेंचर का आपका स्पेस मिशन है मून में। ओके, तो ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। बाकी इंडिया कैसे अपना प्राइवेटाइजेशन में ध्यान दे रही है, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को कैसे एनकरेज कर रही है स्पेस मिशन के लिए, ताकि हम और अचीवमेंट हासिल कर सके। तो आने वाले समय में क्या है, आपका इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 इंपॉर्टेंट रह सकता है। और आपका इसरो का एक विंग है NSIL, आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या करता है, डिफरेंट स्टार्टअप को। तो ये आपके प्राइवेट स्टार्टअप है अग्निकुल एंड स्काई रॉकेट, इनको क्या कर रही है, आपका इंटीग्रेट कर रही है विथ पब्लिक स्पेस प्रोग्राम। पब्लिक स्पेस प्रोग्राम मतलब गवर्नमेंट जो कर रही है वो। ओके, तो ये सभी चीज़ें इन फ्यूचर पूछी जा सकती हैं, पूरा चांसेस है GS पेपर 3 में और प्लस GS पेपर 2 में। GS पेपर 2 में ये पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज़ बना रही है, और GS पेपर 3 में ये पूछा जाएगा कि आपका कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट और पब्लिक कोलैबोरेशन इंश्योर किया जा सकता है, और उससे कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट को अचीव किया जा सकता है। ओके, तो ये GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट पॉलिसी ही है, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। ओके, फिर NSIL के बारे में मेंशन कर सकते हैं, स्टार्टअप का नाम, ये ध्यान रखिएगा, कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ज़रूरी रहेंगी। ओके, और फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव आप इसमें देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, मीडियम टर्म में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपके जो डिफरेंट स्पेस एजेंसी है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, फिर नासा है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, चाइनीज स्पेस एजेंसी है, फिर आपका रशियन स्पेस एजेंसी है, इंडिया का इसरो स्पेस एजेंसी है। तो ये सभी क्या कर रही है, कैसे कोलैबोरेशन कर रही है डिफरेंट मिशन को लेके। ओके, तो वो जानना ज़रूरी हो जाता है। जैसे हमारा जो गगनयान मिशन आने वाला है, तो उसमें हम रशिया के साथ, फ्रांस के साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके, तो इसको अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें और एक दो चीज़ें कही गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे आर्टिमिस अकॉर्ड क्या है। ओके, फिर आर्टिमिस मिशन जो 2017 में लिया गया भाई आपका नासा, वो क्या है। ओके, कैसे मून में और एक्सप्लोरेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर से कहूँगा कि इतना ज़्यादा ये जो भी है
हमें हमारी तरफ से समझाने में क्या होता है, आपको मुश्किल इसीलिए आ जाती है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका ये एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होगा और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, और कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा कि हमारा जो यूट्यूब का वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना डाउट लिख दीजिएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा, उसमें हम आपको लिंक दे देंगे हमारे ऐप का और टेलीग्राम चैनल का। ओके, तो उससे आप हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और इसी के साथ एक अनाउंसमेंट ये भी है कि आपका जो पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी है, ओके, उनके लिए हमारा एग्जिया आईएएस एकेडमी फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। उनको सिर्फ एनरोल करना है, कोई पैसे नहीं देने हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओके, इंडिया के किसी भी कोने से हो आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल बात करता है ये भी अबाउट इंडिया और ये भी अबाउट पॉलिसी अनसर्टेनिटी के बारे में ही बात करता है, स्पेशली इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी के बारे में। तो आज के समय पे आप देख रहे हैं कैसे जियोपॉलिटिकल जो अलाइनमेंट है उसमें शिफ्ट देखा जा रहा है। अभी आप ग्लोबल लेवल में देखें तो कौन सी अनसर्टेनिटीज़ देखी जा रही है। एक तो जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है वो, दूसरा रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन को लेके यूएसए और यूरोप के बीच में जो आपका तनाव देखा जा रहा है, जो डाइवर्जेंस देखा जा रहा है। फिर आपका मिडिल ईस्ट में आपका इज़राइल और पैलेस्टीनियन इशू देखा जा रहा है। आप साउथ एशिया में देखें तो आप म्यांमार का इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं, जिससे क्या होता है हमारा पॉलिसी जो एशियन के साथ है उसमें इम्पैक्ट करता है। ओके, बाकी अफ्रीका में जो सिविल वॉर्स चलती रहती है डिफरेंट कंट्री में, उससे हमारा इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसमें अनसर्टेनिटीज़ देखा जाता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो अभी आपको जब भी जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है वो कैसे हमारे डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज़ को और बढ़ा देती है, कैसे आपके वॉलेटाइल माहौल को क्रिएट करती है, अस्थिर माहौल बना देती है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं समय के साथ, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए गवर्नमेंट इन अनसर्टेनिटीज़ को दूर करने के लिए कौन से फाइनेंशियल आपके पॉलिसीज़ ले रही है, कौन से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ले रही है, बजट में कौन से मेजर्स ले रही है, इकोनॉमिक सर्वे हमें क्या सुझाव दे रहा है, और हम इन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी इसमें कुछ डेटा भी दिया है, इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़। फिर आपका स्टैंडर्ड्स एंड पुअर 500। तो ये स्टैंडर्ड एंड पुअर क्या करता है, 500 यूएस जो आपकी बड़ी कंपनियां हैं उनकी आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको उसका इंडेक्स दिखाती है। तो इस इंडेक्स से क्या पता चलता है कि ये अगर यूएसए की 500 बड़ी कंपनियां का आपका बहुत ज़्यादा अस्थिर है तो ये चीज़ें क्या करेंगी, ग्लोबल लेवल में डिफरेंट देशों में भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। अभी जैसे 2008 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वो यूएसए में आया था बिकॉज ऑफ सब प्राइम लेंडिंग टू दी बोरोवर्स। तो उससे क्या हुआ था, इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ा था, ओवरऑल पूरा ग्लोब में इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इससे क्या है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ आपका शॉर्ट टर्म क्या मेजर्स लिया जा सकता है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सभी चीज़ें लिखी है। जैसे मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं, डी डॉलराइजेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड कर सकते हैं, जिससे जो भी वोलेटिलिटी है, जो भी अस्थिरताएं हैं उसको कम किया जा सके। और फिर लॉन्ग टर्म में हम जो यूएस के ऊपर, चाइना के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंस है उसको भी हमें घटाना होगा। इसीलिए अभी क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का टॉक्स चल रहा है विथ यूरोपियन यूनियन। फिर हम अफ्रीका को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर जो आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ओके, वियतनाम है, इनके साथ भी जो भी पॉसिबल हम आपका ट्रेड डील कर सकते हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे क्या है, हमारा जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, किसी एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। और जो थ्रेट आता है उन देशों से, स्पेशली ट्रेड आपके रिलेटेड थ्रेट, स्पेशली टैरिफ थ्रेट, उससे हमें छुटकारा मिल जाएंगी। ओके, गेट दी ट्रांजिशन राइट। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ से लिया गया है। तो इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो टीम है सिर्फ आपको इंडियन एक्सप्रेस या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर इंडियन एक्सप्रेस से ही आर्टिकल नहीं लेता है। डिफरेंट जो हम पॉसिबल आपके क्रेडिबल सोर्स है
उससे हम आर्टिकल को पिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो भी डिफरेंट क्रेडिबल सोर्स है इनको क्या किया जाता है, बाय डिफरेंट जो आपके यूपीएससी एपीएससी में जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं ये लोग भी फॉलो करते हैं, ये टीचर्स भी फॉलो करते हैं। तो क्या है, आपका इनसे भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जब आप क्या है क्रेडिबल सोर्स से पढ़ते हैं और जिनको लिखा जाता है बाय आपके रिनाउंड राइटर्स, तो इससे आपको क्या है बहुत ही बढ़िया पर्सपेक्टिव आपका डेवलप होता है, समझे ना। तो अभी आपको 10-15 तो आप खुद से कैसे मैनेज करेंगे, आपको इतना सारा पढ़ना होता है फाउंडेशन के लिए, तो वो तो आप खुद से पढ़ ही रहे हैं। तो उसमें वैल्यू एडिशन कैसे होगा, ये 10-15 न्यूज़पेपर का जो भी 10-15 टॉपिक हम डेली प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लिए ये क्या है थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएंगी, आप आप डीरेल हो जाएंगे अपने प्रिपरेशन से। सो इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, ताकि एक बढ़िया प्रिपरेशन का माहौल बन सके, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आपका क्या है, जो हमारा ट्रांजिशन है, ओके, ट्रांजिशन किससे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कोल फायर्ड पावर प्लांट, इनसे हम कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी का जो सोर्स है, तो इससे कैसे हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। और हमारा जो नेट ज़ीरो का टारगेट है बाई 2070 और विकसित भारत का टारगेट है बाई 2047, जिसके लिए हमें एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। और उसी के साथ हमारा जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का जो गोल है अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, और फिर हमारा जो पंचामृत स्ट्रैटेजी है, उन सभी चीज़ों को मीट करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपना रुख मोड़ना होगा। और उसमें गवर्नमेंट कितना क्या पॉलिसीज़ ले रही है, ओके, पास्ट ईयर्स से अभी तक, वो सभी चीज़ें आपको समेटनी होंगी, ओके। और कॉप में हमने क्या कमिटमेंट किया है, नेट ज़ीरो कमिटमेंट हमारा क्या है, ओके, पंचामृत अमृत स्ट्रैटेजी हमारा क्या है कि हमें 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी पाना है बाय 2030, ओके। तो ये सभी चीज़ों के लिए अभी ट्रांजिशन होगा कैसे, अभी ट्रांजिशन के लिए कौन सी दिक्कतें हैं पहले ये समझना है। तो दिक्कतें आपको पहले गिनाना है, फिर आपको इसका सल्यूशन क्या है वो देखना है, और थर्ड में स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, कैसा पॉलिसी लिया गया है, ओके। तो ये 3 मुद्दों में आप डिस्कशन कर लीजिएगा, आपका एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस का सल्यूशन आपको मिल जाएगा, ओके। तो आपको जो पढ़ना है थीम वाइज पढ़ना है, पहले चैलेंज देखना है, उसका सल्यूशन देखना है, क्या पॉलिसी लिया गया है एट डोमेस्टिक लेवल और ग्लोबल लेवल में कौन सी डिस्कशंस चल रही है, यही चीज़ें सब पूछी जाती है एग्जाम में, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में सभी चीज़ों को दर्शा दिया गया है, और इसी के साथ आपका फ्यूचर क्वेश्चन भी दे दिया गया है, फ्यूचर में कैसा प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है, ओके। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है आवर चिल्ड्रन हैव टोल्ड अस अ वंडरफुल स्टोरी। तो अभी ये स्पेशली जो ASER जो SR रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बाय एनजीओ प्रथम, उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। इसमें अभी ओवरऑल इसका थीम क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन में भी कौन सा थीम है, प्राइमरी एजुकेशन है, क्योंकि ASR का रिपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन को ट्रैक करता है, ओके। तो इसमें अभी क्या है, जो रिसेंट 2024 का रिपोर्ट है, उसमें जो भी हमने कोविड के पेंडेमिक के समय जो भी आपके लर्निंग आउटकम में जो भी लॉसेस देखा था, उसको कैसे अभी रिकवर हो गया है उसका, उसके बारे में ये बात कर रहा है। और इसमें गवर्नमेंट जो स्कूल्स है वो कैसे बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है देन लो फी प्राइवेट स्कूल, वो इसमें दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, एक होपफुल बात है कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है और प्री प्राइमरी लेवल है उसमें आपके अच्छे आउटकम देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली आपके रीडिंग स्किल में, राइटिंग स्किल में, मैथ्स के स्किल में अच्छा आपका इम्पैक्ट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज ली हैं वो सभी देखना भी हमें ज़रूरी हो जाता है, ओके। तो ASR का जो रिपोर्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, इससे हमें बहुत अच्छी फाइंडिंग्स मिल जाती है, ओके। जैसे आपका FLN प्रोग्राम लिया गया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, दीक्षा जो डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करता है एट प्राइमरी लेवल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी
और हायर दोनों एजुकेशन में ध्यान देता है। और इसी के साथ आपका समग्र शिक्षा अभियान है, निपुण भारत है। ओके, तो ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है। तो पहले चैलेंजेस देखना है, फिर आपका उसका सोल्यूशन, फिर इनिशिएटिव, और इस चीज़ों को सब्सटेंशिएट करना है विथ ASER रिपोर्ट, ASR रिपोर्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ क्या है, इसमें आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी दे दिया गया है कि हमें शॉर्ट टर्म में क्या अचीव करना है। पहला तो 100% प्री स्कूल एनरोलमेंट अचीव करना है, जो NEP 2020 का टारगेट भी है। ओके, फिर आपका लॉन्ग टर्म में क्या करना है कि यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी में बहुत ज़्यादा डिवाइड देखा जा रहा है बिटवीन रूरल एंड अर्बन, रिच एंड पुअर, तो उसको दूर करना ज़रूरी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है अबाउट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एंड FDI फ्लो। तो FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे आपके डिफरेंट जो डेवलप नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस है, उनसे आपका जो इन्वेस्टमेंट आता है हमारे देशों में, उसके बारे में कहा गया है। तो अभी FDI आने के लिए, तो FDI तो ऐसा नहीं है कि किसी का मर्जी हुआ वो पैसा लेके आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या होता है, दो देश के बीच ट्रीटी होती है, और उसको कहा जाता है BIT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में क्या होता है, दोनों देश आपस में ये चीज़ें इंश्योर करते हैं कि जो भी FDI आने वाला है वो कितना आएगा, कैसे आएगा, और कैसे बिजनेस सेटल होगा। सेटल होने के बाद अगर कोई टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ, ओके, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है वो थोड़ा सा डिस्करेजिंग है, जिसके वजह से क्या है, जो FDI का जितना हमारा फ्लो आना चाहिए उतना फ्लो नहीं देखा जाता है, जितना एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं है FDI फ्लो नहीं आता है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं आता है। तो इसमें अभी आप पास्ट में कुछ केसेस देख सकते हैं, जैसे क्रेन एनर्जी का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो मामला था, फिर वोडाफोन का जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मामला था। अभी इसमें क्या होता है, जो भी FDI फ्लो होता है उसमें कुछ जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, सभी नहीं, कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, हमारे देश के जो टैक्सेशन लॉ है उनके लूप होल्स को वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और अपना जो प्रॉफिट हमारे देश में होता है उसको वो इरोड करके शिफ्ट कर देते हैं डिफरेंट नेशन में, ताकि वो इधर टैक्स पे ना कर सके। तो इससे क्या होता है, उनको जो लेजिटिमेट टैक्स पे करना होता है देश को, उससे देश वंचित हो जाता है। ओके, और ऐसे जो भी आपके तोड़ मरोड़ के वो लॉ को तोड़ मरोड़ के, रेगुलेशंस को आपके एक्सप्लॉइट करके जो भी काम करते हैं, उससे हमारा सोवरेनिटी वायलेट होता है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट को भी क्या है, सडनली स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन इससे क्या होता है, जो जेन्युइन FDI फ्लो होता है वो भी आने से कतराता है। तो इसीलिए अभी जो 2025-26 का बजट था उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने ये चीज़ इंश्योर किया कि जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको रीमॉडिफाई किया जाएगा और उसको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जाएगा, ताकि हम FDI का जो फ्लो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर कर सके, जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और उससे देश में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए क्या है, अभी जो भी दिक्कतें हैं उसको टैकल करना ज़रूरी है। तो मैंने आपको इसका पूरा समरी जिस्ट बताया है, बाकी जो भी डेवलपमेंट्स है वो इसमें लिखी गई है, प्लस कंपैरिजन भी दिखाया गया है यूरोपियन यूनियन के साथ, आसियान के साथ, कि वो देशें कैसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से बना रही है, जिससे उनका FDI फ्लो बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ लेटर टू द न्यू चीफ ऑफ सेबी। तो नया चीफ ऑफ सेबी अभी अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है तुहिन कांत पांडे। तो पहले थी माधवी पुरी जी, तो इनके जगह में अभी तुहिन जी को अपॉइंट किया गया है। तो अभी सेबी का जो नया आपका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इनका नाम कभी कोई एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सेबी सेबी का, एक तो सेबी पहले कौन से एक्ट के अंदर फॉर्म होती है, ओके, सेबी एक्ट ऑफ 1992 के अंडर। फिर सेबी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको ऑटोनॉमी है कि वो हमारा जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करे, हमारा जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करे, उसमें आपका जो इन्वेस्टर्स है, फिर आपके जो कॉरपोरेट है उनको रेगुलेट करे। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो लास्ट ईयर के पहले 2023 में
लास्ट ईयर 2024 में एपीएससी का एग्जाम हुआ था, उससे पहले 23 में। तो उस 23 वाले एग्जाम में सेबी के फंक्शन के बारे में पूछा गया था। तो कभी एपीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस क्या करती है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेती है। तो इसमें आपको सिंपली सेबी का जो रोल है वो आपको इसमें दर्शाना है। तो सेबी का रोल क्या है, उस रोल में कौन से चैलेंजेस हैं, कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट इंडिया ईयू रिलेशन। तो इंडिया ईयू अभी क्या करने जा रहा है, फ्री ट्रेड जो आपका एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज करने जा रहा है बिफोर द एंड ऑफ 2025। तो 2025 एंड होने से पहले इसको फाइनलाइज होना है, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन भी यूएसए को लेके बहुत अनसर्टेन है और इंडिया भी बहुत अनसर्टेन है। तो इसीलिए क्या है, हमें आपका जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको डाइवर्सिफाई करना है, और उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फाइनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इसका जो भी डिस्कशन है इसके रिगार्डिंग हमने ये लगा के लगभग 10 आर्टिकल कवर किया है अभी तक। तो इसमें आपका जो भी पास्ट डिस्कशन है उसमें ये चीज़ें वैल्यू ऐड हो जाएंगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, डेडलाइन है एंड ऑफ 2025। ओके, और प्रॉब्लम क्या है, इंडिया ईयू जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, इसमें एक आपका CBAM है जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, जिसके तहत क्या करता है, यूरोपियन यूनियन डिफरेंट देशों में, हमारा जैसे इंडिया के जो आपके स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इनमें कार्बन टैक्स लगाता है। तो इसके वजह से क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूरोपियन मार्केट में कम्पिटिटिव प्राइस में नहीं बिक पाता है। तो वो भी इसमें डिस्कशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका स्टील हो गया, फिर सीमेंट हो गया, इनके प्रोडक्शन में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ होता है, जो यूरोपियन यूनियन नहीं चाहती है कि ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल को वो प्रमोट कर रहे हैं। ओके, तो ये एक दिक्कत है CBAM। तो देखा जाना होगा कि आने वाले समय में कैसे इसको फाइनलाइज किया जाता है। तो ये चीज़ें आने वाली होंगी आने वाले एग्जाम में। तो इसमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव प्लस आपका एक मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है अबाउट आपके जो भी पास्ट लॉ है। पास्ट लॉ मतलब 1947 के पहले ब्रिटिश एरा के जो भी आपके लेजिस्लेशंस है, जो भी स्टैट्यूट है, उनको क्या किया जा रहा है आज के समय में। ओके, आफ्टर 2014 जो NDA का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, उसके उस समय से अब तक जो भी पुरानी लॉ थी, जो भी ऑब्सोलीट लॉ है, जिसका आज के समय पे आपके क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ओके, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, या फिर बहुत ही ओल्ड है, उनको रिपील किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है वन बाय वन। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। जो भी कॉलोनियल लेगेसी है हमारे लीगल सिस्टम में, उनको हटाया जा रहा है। तो इसमें आप सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो तो देख सकते हैं कि IPC को BNS कर दिया गया। ओके, फिर आपका CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। फिर आपका जो एविडेंस एक्ट था उसको साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया, और उसके अंदर भी डिफरेंट चेंजेस लाए गए हैं। तो कॉलोनियल एरा के जो भी लॉ है, जो आज के समय पे आपके या तो आउटडेटेड है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उनको हटाया जा रहा है। और इसी के साथ बहुत सारे लॉ, जैसे आपका मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या है, ये आपका ब्रिटिश हैंगओवर है। ओके, लेकिन आज भी ये हमारे देश में लागू है। जैसे आपका नया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फिर आपका UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इन लॉ को अभी भी रखा गया है, मतलब ये लॉ बाद में आई, लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, नया लॉ बनाया गया है। तो ये कॉलोनियल हैंगओवर ही है। तो ये ज़रूरी भी है, और ये फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट करती है। तो ज़रूरी क्यों है, ताकि नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट किया जा सके। ओके, तो इसमें अभी क्या है, जो भी पास्ट के लॉ हैं बिफोर 1947, जो भी ऑब्सोलीट है आज के समय में, जिनका कोई काम नहीं है, बेकार है, उनको हटाया जा रहा है। ओके, और काफ़ी लॉ को रखा भी जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी APSC में क्वेश्चन पूछा गया है और UPSC में भी पूछा गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। तो इसमें आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑन लॉ रिफॉर्म दिखाया गया है। तो जो भी कॉलोनियल लॉ है, वो बहुत सारे लॉ अभी भी स्टिल इन फोर्स है।
उसको जुडिशियल मैकेनिज्म की तरह तहत। तो जुडिशियल मैकेनिज्म क्या करता है, जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है उसको जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। लेकिन फिर भी वो लॉ खत्म नहीं हो जाता है, वो अप्लाई नहीं होता है, लेकिन लॉ रह जाता है। तो उसके लिए क्या है, जो लेजिस्लेचर है उनको उस लॉ को क्या करना होता है, रिपील करना होता है। ओके, फिर लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे, पूरा जो लीगल सिस्टम है उसको फ्री फ्रॉम कॉलोनियल रेमिनेंट्स कर देंगे। जो भी चीजें रिमेन रह गई हैं उसको हटाना होगा। ओके, फिर आपका ये आर्टिकल 372 एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब आर्टिकल 372 क्या कहता है, जो भी कॉलोनियल लॉ है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कंटिन्यूएशन में रहेगी, और उनको हटाने का जो दायित्व होगा वो जुडिशरी के पास होगा और गवर्नमेंट के पास होगा। जुडिशरी कैसे हटाएंगी कि जो भी लॉ होगा उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा, और उसके बाद जुडिशरी उसको आपका स्ट्राइक डाउन कर देगी, और उसके बाद आपका जो लेजिस्लेचर है वो उसको कंप्लीटली रिपील कर देगा। और बहुत सारे लॉ को कंटिन्यू भी रखा जा सकता है। ओके, जैसे एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट जो था 1897 का था शायद, तो उसको कंटिन्यू रखा गया है अभी तक। ओके, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियाज ऑब्सेशन विथ बीइंग कॉन्ट्रेरियन। तो ये एक आर्टिकल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो व्यू रहता है किसी भी चीज़ को लेके वो आपका ओपोजिट रहता है हमेशा। ग्लोबल ऑर्डर में या फिर डिफरेंट नेशन में जो भी चीज़ें, जो भी पॉलिसीज ली जाती हैं उसके हमारा व्यू होता है वो हमेशा ही अपोजिट होता है। जैसे कोल्ड वार के समय में आप देख सकते हैं कि आपका पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक को डोमिनेट कर रहा था भाई यूएसए जो कैपिटलिस्ट था और लिबरल था, और दूसरी ओर यूएसएसआर था जो सोशलिस्ट था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था। और दोनों ने क्या किया था, नेटो और वार्सो पैक्ट बनाए थे। तो वर्ल्ड के काफ़ी देश इनके अंडर चले गए थे। लेकिन इंडिया ने क्या किया था, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था। तो मतलब इसमें ये दिखा रहा है कि हमारा जो स्टांस होता है वो अब अपोजिट होता है ग्लोबल पॉलिसी के। तो अभी जैसे रशिया यूक्रेन वार है, तो वर्ल्ड के मैक्सिमम देश या तो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं या यूक्रेन को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रल पॉलिसी ले रहे हैं। हम ना रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनको कंडेम कर रहे हैं, ना हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, हम एक बीच का रास्ता अपना रहे हैं कि इसका डेमोक्रेटिक सोल्यूशन निकलना चाहिए। फिर इजराइल और पैलेस्टीनियन इशू में भी हम दोनों को ही कंडेम नहीं कर रहे हैं, और एक बीच का रास्ता अपना रहे हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो यही चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इससे भी अच्छा इंसाइट आपको मिलेगा इंडिया का जो पॉलिसी है उसमें कैसे हम एक कंट्राडिक्शन रखते हैं। ओके, और रखना भी चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो मेजोरिटी है वो जिसके साथ जा रही है वो माइंडलेसली भी जा सकती है, माइंडफुली भी जा सकती है या माइंडलेसली भी जा सकती है। तो हमें क्या करना है, अपना पॉलिसी अपने हिसाब से लेना है, ना कि किसी के प्रेशर में लेना है। क्योंकि हम सोवरेन देश है, इंडिपेंडेंट नेशन है, तो हमारा एक्सटर्नल इंटरनल जो भी डिसीजन होगा वो हम अपने हिसाब से लेंगे, किसी और के हिसाब से नहीं। ओके, तो वही चीज़ें क्या करती है, आपकी हमारी ऑटोनॉमी को दर्शाती है। इन अमेरिका फर्स्ट एंड ओपनिंग, तो अभी इसमें भी क्या है, जो प्रोकल टैरिफ है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो अभी अमेरिका का जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिका क्या कर रही है, अमेरिका को ज़्यादा प्राधान्य दे रही है, और उसमें वो ये चीज़ें इंश्योर कर रही है कि जिसके भी साथ हमारा लॉस है, जैसे अमेरिका और इंडिया का जो ट्रेड है, ये इस ट्रेड में इंडिया को बेनिफिट है। हमारा उनके साथ ट्रेड इम्बैलेंस नहीं है, हम सरप्लस में है। लेकिन यूएसए का जो ट्रेड है इंडिया के साथ वो यूएसए डेफिसिट में है। और डेफिसिट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इंडिया क्या करती है, जो टैरिफ है ऑन यूएस प्रोडक्ट वो बढ़ा के रखी है, और इसी के वजह से यूएस का जो प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में बिक नहीं पाता है कंपिटेटिव प्राइस में। तो इसी की वजह से क्या है, अमेरिका अभी ये चीज़ें बोल रहा है कि वो हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो इक्वल कर देगा, रेसिप्रोकेट करेगा, बराबर का आपका टैरिफ लगाएगा। तो इससे अभी हमारा, और ये जो आर्टिकल है इसमें स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात किया गया है। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जैसे श्रिम्प है, फिर आपका बासमती राइस है, ओके, ये सभी चीज़ें क्या होती है, डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी यूएसए के मार्केट को एंटर करती है। और इसमें आपका जो टैरिफ है वो बहुत कम है। लेकिन यूएसए का जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट है, वो उनमें बहुत ज़्यादा टैक्स है, 100 से 150% तक टैक्स है।
तो अभी अगर वो रेसिप्रोकेट करने लग जाए तो हमारे फार्मर्स को दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो इसमें अभी ये जो आर्टिकल है, हम पहले भी जो रिनाउंड राइटर है अशोक गुलाटी जी, इनके बहुत सारे आर्टिकल हमने कवर किए हैं। तो इसमें अशोक गुलाटी जी और उनके साथ जो भी रिनाउंड राइटर्स है, जैसे हर्षवर्धन जी है, ओके, सुलेक्षणा राव है, तो इन्होंने ये सजेशन दिया है कि इंडिया को क्या करना है, टैरिफ के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। इंस्टीड क्या करना चाहिए, हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें R&D को बढ़ाना चाहिए। अभी R&D जो एग्रीकल्चर बजट होता है उसका लगभग 0.5% है, उसको 1% कर देना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में और कम्पिटेटिवनेस ला सके और बेटर प्रोडक्ट बना सके, ताकि USA का प्रोडक्ट अगर हमारे मार्केट में एंटर करे भी तो हमारा ही प्रोडक्ट लोग खरीदे और हमारा प्रोडक्ट यूरोपियन देशों में और डिफरेंट देशों में भी बिके। तो उससे क्या है, हम टैरिफ की जगह एक अच्छा और इनोवेटिव पॉलिसी ले सकते हैं, जिससे हम अपना एग्रीकल्चर में R&D से एग्रीकल्चर को और रेजिलियंट, इनोवेटिव और जो क्वालिटी परफेक्ट प्रोडक्ट है उनको आप हमारा देश प्रोड्यूस कर पाएगा। ओके, तो उसी के बारे में ये सजेशन दिया है। तो इसमें स्पेशली एग्रीकल्चर के बारे में ही कहा गया है इन रिलेशन टू US टैरिफ पॉलिसी ऑन इंडियाज एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है टर्निंग द कॉर्नर। ओके, तो ये आर्टिकल बात करता है कि हमारे देश में इकोनॉमिक जो रिकवरी है, ओके, वो कैसे बहुत ज़्यादा स्लो है, और आपके पोस्ट कोविड पेंडेमिक के बाद आप देख सकते हैं कि जो प्री पेंडेमिक लेवल में जो ग्रोथ था उसको अभी भी अचीव नहीं किया जा सका है। नो डाउट गवर्नमेंट ने आपके डिफरेंट जो फिजिकल पॉलिसी है अंडर बजट वो लिया है, जैसे टैक्स कट दिया है, ओके, फिर आपका फाइनेंस मिनिस्टर ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को रिवैम्प करने के बारे में भी कहा है, या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन भी चल रहा है। लेकिन इसके उपरांत भी डिफरेंट हमारे डोमेस्टिक लेवल में बहुत सारे प्रॉब्लम है, ओके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बढ़िया से नहीं हुआ है, एनर्जी शॉर्टेजेस है, ओके, फिर आपके जो टैक्स पॉलिसीज़ है उनमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ है, उसके लिए नया टैक्स लॉ भी लाया गया है। तो इन सभी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है कि कैसे हम अपना जो ग्रोथ है उसको अचीव कर सकते हैं, हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा के कैसे ग्रोथ अचीव कर सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट में, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अगेन ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल एंड जनरल इन नेचर होता है। ओके, जो आप इकोनॉमिक्स पढ़े थे 11-12 में, माइक्रो मैक्रो, उसमें जो भी आपको डिफरेंट चीज़ें थ्योरी पढ़नी होती थी, उन थ्योरी का आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंस बहुत ही कम है। ओके, एक दो कॉन्सेप्ट कभी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, बाकी मेंस में इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है, उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, हम कैसे 2047 तक विकसित भारत बन सकते हैं, कैसे इकोनॉमी में R&D को और बढ़ा सकते हैं, ओके, एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे आपके रूरल एरिया को इकोनॉमिक बूस्ट दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, ऐसा सिंपल नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आप ज़्यादा क्या है इकोनॉमिक्स के थ्योरी में मत घुस जाइएगा, नहीं तो आपका जो पूरा प्रिपरेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका जो ट्रैक में होना चाहिए उससे अलग ट्रैक में चला जाएगा और आप सिविल सर्वेंट बनने की जगह और ही कुछ मतलब बन जाएंगे। ओके, तो आपको ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आपका यूक्लाइड जो स्पेस टेलीस्कोप है उसने हाल ही में आपका एक नए गैलेक्सी में रिंग डिस्कवर किया है। ओके, और उस गैलेक्सी का नाम है NGC 6505 गैलेक्सी। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी ये आर्टिकल ओवरऑल आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो यूक्लाइड स्पेस टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप किसका है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमने देखा था जो नासा का है, तो वैसे ही स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पूछा जाता है किस कंट्री का है, और जो स्पेस टेलीस्कोप है उसने रिसेंट में कौन सी डिस्कवरीज की है। ओके, तो आपका आइंस्टाइन रिंग डिस्कवर किया है, और वो कौन से गैलेक्सी में किया है। जैसे गैलेक्सी क्या होता है, जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, पूरा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का, वैसे आपके क्या है डिफरेंट गैलेक्सीज है, उस गैलेक्सी में भी क्या है आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन चल रहा है बाय डिफरेंट स्पेस एजेंसीज। तो ये सभी चीज़ें क्या है पूछी जा सकती है।
ओके, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है, तो ये टेक्निकलिटीज़ आपको ज़्यादा नहीं समझनी है। इन टेक्निकल वर्ड्स को जस्ट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है कि ये टेक्निकल वर्ड्स प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। कौन सी डिस्कवरीज हुई है, बाय कौन से टेलीस्कोप, उस टेलीस्कोप को किसने डेवलप किया है, ओके, इन चीज़ों को। फिर मेंस में पूछा जाएगा कि स्पेस सेक्टर में डिफरेंट नेशंस कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, तब आपको क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फिर आपका नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ओके, ये सभी चीज़ों के बारे में जो भी मिशंस है उनको आपको एग्जाम में लिखना होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बेकार में क्या है, आपको बहुत हेडेक नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपको जितना समझ में आए ठीक है, और टेक्निकल चीज़ों में 2-4 चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि हम मेंस में उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख पाए और प्रीलिम्स में जब पूछा जाए तो उसका आंसर हम राइट टिक कर सकें। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो फिर से मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, हमारा एडमिशन ओपन है फॉर फाउंडेशनल एंड क्रैश कोर्स। जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, क्रैश कोर्स बेकार ही है ये, ओके, उसके जगह आपको फाउंडेशनल कोर्सेज ही परचेस करना चाहिए। और फाउंडेशनल कोर्स में क्या होता है, आपको साल भर में पूरा चीज़ा जो भी चीज़ है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 एपीएससी के लिए, ओके, ये सभी चीज़ें कवर की जाती है। आपको नोट्स दिया जाता है, फिर मॉक टेस्ट भी करवाया जाता है। तो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन तो हम इधर भी मेंशन करते हैं, ओके। फिर आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा इस एनालिसिस के अलावा, वो हम कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोवाइड करते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आपका पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया है, इससे भी क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ और एग्ज़ाम सक्सेस की गारंटी के साथ ये स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया गया है। ओके, इंडियन पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक हम जो देंगे इंडियन पॉलिटी वही पढ़ना है। आईआर के पर्सपेक्टिव से सिर्फ एक ही पढ़ना है। गवर्नेंस के लिए सिर्फ छोटा सा किताब देंगे, गवर्नेंस के लिए वो पढ़ना है, लगभग 40-50 पेज का, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी के लिए ऐसे 1400-1500 पेज का किताब नहीं पढ़ना है, सिर्फ 300-400 पेजेस में पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा आपका। ओके, सारे जजमेंट्स जो भी आपके सेकेंड ईयर से रिपोर्ट का जो भी सजेशन है सभी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और जो क्लास है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में होगा। और जो फैकल्टी है वो एक्सपर्ट फैकल्टी है, जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दिया है या फिर मल्टीपल टाइम्स क्लियर भी किया है, फाइनल सिलेक्शन भी हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं, ओके, जिनको पढ़ाने में ज़्यादा शौक है इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, तो वैसे लोग भी हैं। और ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी है। बाकी ये जो भी चीज़ें हैं इसके लिए फर्दर आपको क्लियर डिटेल्स मिलेगा हमारे एडमिशन डेस्क से। तो आपको कांटेक्ट करना होगा 6002417488, ओके। और ऐप जो है एक्जिया एकेडमी ऐप, ये आपके प्ले स्टोर में अवेलेबल है। उसमें हम फ्री मटेरियल्स भी जो सकते हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ओके। बाकी तो और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ओके। तो हम एस्पिरेंट्स की भी सोच रहे हैं कि जितना चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी हमारी इंस्टीट्यूशन के भी जो खर्चे हैं उसको भी मीट करना होता है, तो इसके लिए क्या है, एकदम मिनिमल फीस में हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एकदम मिनिमल फीस रहेगा, ओके। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिएगा, वरना ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ओके। तो इसी के साथ आज का जो पूरा डिस्कशन है समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ, जुड़े रहिएगा। तब तक आज के लिए अलविदा।